सैयद मुराद अली शाह साहब। शुक्रिया मैडम स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होता तो बेहतर कि अगर आ जाते सारे, पता नहीं हमने 4-5 घंटे तकरीर सुनी, सारे मेरे ख्याल पैनाडोल लेने चले गए थे और पैनाडोल सबने खाली होगी 2-3 ताकि अपने दिमाग से हिलाए, इसलिए कि जो कुछ कहा गया वो बिल्कुल कह तो रहे थे हिम्मत करो, वाकई बहुत हिम्मत चाहिए थी सुनने के लिए। हमारे बाकी मैडम, मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके। मैंने जब अपनी बजट स्पीच की थी उसमें मैंने शुरुआत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके ही की थी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है कि मैं 10 बार इस असेंबली में बजट स्पीच मैंने की है और 9वीं बार वाइंड अप कर रहा हूँ, इसलिए कि पिछले साल वो वाइंड अप वाला मौका नहीं मिला था। अनफॉर्चुनेटली ये लोग हैं नहीं जो ज़िम्मेदार थे पिछले साल जो इस असेंबली में हुआ और इस साल भी जब मैंने बजट स्पीच की थी जो कुछ हुआ। और मुझे इतना मज़ा नहीं आएगा कि इनके ना होते हुए मैं सुनाऊँ। मैंने सुना ये है कि कह के चले गए कि जी मैंने 15-20 मिनट इंतज़ार किया, अब मैं नहीं रुक सकता। बेहतर तो ये होता कि जैसे मैंने कहा 5 घंटे हम सब ने बैठ के तहम्मुल से तकरीर सुनी थी, ये भी अपना जवाब देते, ये भी सुनते सारी बातें। मैं इसके साथ साथ अपने आज के दिन ख़ास तौर पे अपने वालिदैन को याद करता हूँ, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ और अपनी पार्टी लीडर का शुक्रगुज़ार हूँ। पार्टी लीडरशिप ने मुझे इस काबिल समझा और इस असेंबली के मेंबरान ने इस काबिल समझा कि मुझे ये शर्फ बख्शा गया है। पहले कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया और उसके बाद मैं जब खुद इस असेंबली ने मुझे इज़्ज़त दी, मेंबर्स ने मुझे इज़्ज़त दी और लीडर ऑफ द हाउस चुना, तो मैं फाइनेंस के पोर्टफोलियो के साथ मैंने रखा हुआ है और कि आज 9वीं बार मैं वाइंड अप कर रहा हूँ स्पीच। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले कुछ बात कहूँगा, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Before I take up my speech, I want to express the strongest condemnation for acts of incitement against the faith of billions of Muslims of the world and on our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Although we can never condone violence, the international community must not become silent observer and should criminalize such acts that destroy the peace of the world and endanger the world's security by misusing freedom of expression. Pakistan moves the United Nations to immediately address the alarming concern and bridge the widening rift to enable the Committee of the Nations to be one again. ये शुरुआत थी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की तकरीर यूनाइटेड नेशंस में जो उन्होंने 25 सितंबर 2012 को यूनाइटेड नेशंस में की थी। यहाँ हमने बड़ी बातें सुनी, आज भी सुनता रहा कि बड़ा अच्छा केस पेश किया। पहली बार किसी ने यूनाइटेड नेशंस में बात की, वो भाई पहली बार और आखिरी बार तुमने वो तकरीर कर दी थी, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि हमारी हर लीडरशिप, क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो गरजदार तकरीर लोगों को याद नहीं, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और उन्होंने उधर बैठ के सारे जो वर्ल्ड फोर्सेस थे उनको आंखों में आंखें डाल के बताया था। ये पता नहीं क्या एहसान इन्होंने कर दिया। अल्लाह ताला हम सब नामूस रिसालत पे अपनी जान देने के लिए तैयार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बात करेगा वो कभी काबिल कबूल नहीं होगी, लेकिन ये तो पता नहीं एहसान जता रहे तब से बैठे हुए एक ही चीज़ पे
ये कोई एहसान नहीं किया। अगर वो एहसान समझते बार बार बोलें। जरदारी साहब ने अपनी तकरीर शुरू इन्हीं लफ्जों से की थी, और ये मैं इसलिए शुरू में पढ़ना चाह रहा था कि पता चले कि ये, और हर एक ने, ठीक है, नामूस रिसालत पे मैंने भी बात की, हमारी तरफ से भी बात हुई, लेकिन वो ज्यादा तारीफें कप्तान की करते हुए कर रहे थे। बाकी उनके दिल में, और अल्लाह करे वो, मैं गलत हूँ, ऐसी कोई नजर नहीं आ रहा था मुझे बात। बजट 2022-23 मैं इसलिए कि उस वक्त, और ख्वाजा साहब आ गए। ख्वाजा साहब, आपने शुरू में आपकी तकरीर सुनी, मैंने बाकी सबकी तकरीरें भी तकरीबन सुनी है। कहा था कि पढ़ के सुनाया था, मेरा कसूर नहीं है। आपके दोस्तों ने, जो आपके पुराने दोस्त थे, जो इस वक्त आप पे बड़ी तेज़ और तर्रार जो है आप पे वार कर रहे हैं, उन्होंने इतना शोर मचाया, आपने सुना नहीं। मैंने प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, JUI के मौलाना फजलुर रहमान साहब का, अख्तर मैंगल साहब का, और सारे कोलिशन पार्टनर्स का शुक्रिया अदा किया था। तो मैं बता दूं कि मैंने सबको याद ज़रूर किया था। तो मेरी तकरीर शायद लोगों ने ज़्यादा सुनी नहीं, मैं इसलिए बहुत ब्रीफली बता दूंगा, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि जो पॉइंट्स रेज हुए हैं, जो मैं समझता हूँ कि ऐसे थे। और मुझे ये तकरीर तैयार करने में, मैं रात को बैठा था, बड़ी मुश्किल हुई। वैसे मुझे आसानी होती है काफ़ी, इसलिए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज होते हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी होता है। लेकिन इस पूरी अपोजिशन, ख़ास तौर पे जो PTI की अपोजिशन थी, उनकी पूरी स्पीच में सिवाय एक शख्स की तारीफ़ें करने, झूठी तारीफ़ें करने, इसलिए उसको मैं एड्रेस करूँगा आज। उसके अलावा और कुछ नहीं था। बजट के ऊपर कुछ आज 4-5 घंटे जितनी देर भी बोले, वही पुरानी बातें 5-5 बार रिपीट की। नहीं, कौन सी थी बात? ये तस्वीर दिखा के मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा। ये 5 घंटे की, मेरे ख्याल है कोई 15 सेकंड में या 20 सेकंड में जवाब दे दूंगा। आपको नजर आ गया, कल इलेक्शंस हुए थे। अगर सिंध के लोग इतने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत नहीं की थी, तो ये व्हाइट वॉश कैसे हो गया आप लोगों का? ये क्लीन स्वीप कैसे हो गया? आपको नासिर शाह साहब ने बताया, लोग ही नहीं मिले जिनको खड़ा कर सके। ये खड़े थे, वो बड़ी बड़ी नजर भी सुनी, खड़े थे, खड़े नहीं थे, पिशावर में जाके लेट गए थे चीफ मिनिस्टर हाउस में काफी अरसे तक। तो इनके जहन में बस इनको और कुछ मिलता नहीं, तो ये नज़म पढ़े थे, तो वो लेटे हुए शख्स थे। और उसके साथ आप देखें ना, इस वक्त इनकी अपनी तकरीर सुनने कितने लोग बैठे थे, इनकी अपनी पार्टी के। सब कराची से हैं। हमारे यहाँ तो काफ़ी लोग जो है, इसलिए कि वो इलेक्शंस थे, कुछ मेंबर्स इलेक्शन के सिलसिले में गए हुए थे, वो भी वापस आए। कुछ अभी तक उधर इश्यूज जो होते हैं पोस्ट इलेक्शन, और ये मैं कर दूं क्लियर कि MPS को जाना अलाउड था इलेक्शन के अंदर, और अपना वर्क करने के लिए वो उधर थे। इधर तो सारे आपके कराची के थे, आपके जो आपसे पहले लू थे, इसलिए उनको बड़ा, मुझे नाम मेरा लेना नापसंद था। उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, मैं मैस कहूंगा उनको, जो मैस है। तो मैं भी कहूंगा वो जो अर्स्टवाइल लू थे, उनको, वो भी आए नहीं उनकी तकरीर सुनने। लेकिन हम बैठे रहे, हम सारे बैठे रहे, 5 घंटे बर्दाश्त किया उनको। तो जी 1.713 ट्रिलियन की बजट है, जिसमें मैं बता चुका हूं कि रिकॉर्ड 460 अरब रुपए का डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने इस अगले साल के लिए बनाया है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये कहते हैं ना कि आपने खर्चा नहीं किया, आपने इतना कमाए। ये मैं जरा पिछले 5 साल, पिछले 4 साल जो इनकी हुकूमत रही है, तो नंबर्स देना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या मुल्क के साथ किया है। आखिरी जो गवर्नमेंट, ये आखिरी जो
पाकिस्तान PMLN की गवर्नमेंट का जो आखिरी साल था वो था 2017-18। उसमें रेवेन्यू असाइनमेंट्स में हमें मिले थे 524.7 अरब रुपए। जो उनका टारगेट था, उस टारगेट का 96% उन्होंने अचीव किया था और हमें वो पैसे मिले थे। और उस साल 2017-18 में मैं आगे जाऊंगा, हमारे सूबे की रिकॉर्ड डेवलपमेंट स्कीम्स कंप्लीट हुई थी और हमने रिकॉर्ड खर्चा किया था डेवलपमेंट स्कीम्स में, वो नंबर भी बताऊंगा। जनाब 2018-19 में ये आगे साहब बातें बड़ी की, इस साल हमने इतना, वो मैं बताऊंगा इस साल क्या किया इन्होंने मुल्क के साथ और क्यों जरूरत हुई इनको। कहना कहता है जो आपने हमें निकालना है तो निकाल दीजिएगा, निकाल तो दिया आपको और आईनी तरीके से निकाला, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला, असेंबली ने निकाला आपको, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप नहीं किया। कभी किसके पीछे होके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म की, यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी कि जी आप खड़े हो जाएं जब तक कोर्ट बर्खास्त नहीं होती, और उनको निकाल दिया। नवाज शरीफ को उन्होंने अकामे के केस पे कि जी आपने तनख्वाह शो की है वो ली नहीं है, उस पर निकाल दिया। फिर जो भी, इनको हमने पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के तहत एक वजीर आजम को निकाला। तो ये आए 2018-19 में पहला साल, मैंने बताया ना आपको 524.7 अरब रुपए हमें रेवेन्यू असाइनमेंट्स में मिले 2017-18 में। अगला साल ये कह रहे हैं ना कि क्या हुआ, अब 3.5 साल मैं भी कहता रहा हूं कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, पता नहीं किन लोगों के दरमियान हम फंस गए थे, किन लोगों के हाथ में मुल्क चला गया था। अगले साल जनाब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार 1947 से आप रिकॉर्ड चेक कर लें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके अगले साल के रेवेन्यूज पिछले साल से कम हुए। आप सोच सकते हैं कभी? लेकिन 2018-19 में सिंध सूबों को मिले 523.051 बिलियन, 523.051, यानी 524 से घट के 523 बिलियन हो गए अगले साल। और फिर कहते हैं कि जी आपने काम क्यों नहीं किया। और उसके ऊपर से ये नैब बहुत इन्होंने शोर मचाए, नैब के बारे में भी बता देंगे ताकि क्लियर हो जाए। और इनके कप्तान की मैं बात बताऊंगा जो इन्होंने मेरे सामने कई बार की है, इनको तो शायद नहीं बताते होंगे, इनके सामने एक अलग चेहरा रहते थे। उससे अगले साल, अच्छा, और ये था 86% जो इनका टारगेट, 96% मैंने बताया टारगेट अचीव किया 2017-18 में। अच्छा, ये मैं आपको दूसरी बात बताऊं, इधर बहुत लोग कहते हैं जी वफाक से पैसा मिलता है, ये होता है, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे सब कहते हैं आप लोग। हमारे यहाँ तो डायरेक्ट टैक्सेस, हमारे यहाँ है ही इनडायरेक्ट टैक्सेस सिवाय एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के, जिसके मैं मानता हूँ कि हमें और उसमें ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। बाकी तो डायरेक्ट टैक्सेस सारे वफाक के पास है, हमारे आइन में दिए हुए। तो जी और अगर वो हमें हिस्सा मिलता है तो हमारा आईनी हक है, कोई एहसान नहीं करता वफाक हम पे, चाहे कोई भी वफाक की हुकूमत हो। हम तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आज से 2008 के मैनिफेस्टो में लिखा है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का उठा ले, जो हम नहीं कर सके जब हुकूमत में आए। मैं मानता हूं उन्होंने कहा था कि सेल्स टैक्स आप सूबों को दें, उस पर भी एक फॉर्मूला भी दिया था कि जी ठीक है सिंध में सेल्स टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता है, बाकी सूबे नहीं कर सक रहे, हम किसी सूबे को नुकसान नहीं देंगे, कलेक्शन हमें दें, और कोई शॉर्टफॉल होगा तो हम दूसरे सूबों को पैसे दिया करेंगे। एक फॉर्मूला भी बनाया था हमने अपने एनएफसी की जब बात कर रहे थे उस वक्त। तो पहले साल 86% टारगेट, पिछले साल से भी कम। अगले साल इन्होंने 530.9 तकरीबन 531 अरब रुपए सिंध सूबे को फेडरल ट्रांसफर्स में रेवेन्यू असाइनमेंट में मिले, जो कि टारगेट कितना था इनका 761 बिलियन जो हमें देने थे इन्होंने, टारगेट का 70%। अल्लाह अल्लाह करके जो 2020-21 था, यानी इनको 2 साल तो लगे, जो कह रहे थे कि ट्रेनिंग ले रहे थे, खुद ही मानते हैं अजी आज कह रहे थे बैठे हुए, हमें तो पता नहीं था
हम तो जाहिल थे। और आज जो है उन्होंने बताया, पहले कहते हैं मैं फाइनेंस का बंदा भी नहीं हूं, मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, मैं साइंसदान भी नहीं हूं, ये सब पता है हमें। इसलिए कि तुम्हारा जो लीडर है ना, उसकी भी मैं बातें बताऊंगा आपको, वो भी ये सारी बातें ऐसे ही करता है हवा में। मुझे ये झेलना पड़ा है, आज के 4-5 घंटे इधर झेले हैं ना मैंने, मुझे बड़ी मीटिंगें झेलनी पड़ी है इनके साथ। एक मीटिंग का किस्सा बताता हूँ। मीटिंग से पहले मैं गया उधर, तो मुझे कहते हैं कि जी शाह साहब आप बहुत तैयारी करके आते हैं, आज मैंने बड़ी तैयारी की है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ आपको, आज मैंने बड़ी तैयारी की है। वो सीसीआई की मीटिंग थी, और उससे एक दिन पहले उन्होंने पूरा दिन सीसीआई की मॉक मीटिंग की, और कहा कि यार ये मुराद अली शाह जो है ये सवाल उठाते हैं, इसके जवाब मुझे बताओ। जब इतना बच्चा मैं भी नहीं हूं, ये थोड़ी है कि इनको आदत है ना, जो चमचे अपने जो उनके होते थे कि जो चीज़ पसंद आए सिर्फ वही बात पूछी जाए ताकि उनके पास जवाब मौजूद हो। मेरे सवाल ही कुछ और थे, और उन्होंने मुझे मीटिंग से पहले कहा आज 1 घंटे में मीटिंग खत्म कर दूंगा मैं। 6.5 घंटे मैंने बिठा के रखा उसको मीटिंग के अंदर। तो मैं ये जानता हूँ इन सबको, मैं इनसे निपटा हुआ हूँ। तो खैर इन्होंने 2 साल तो सीखते रहे। 2 साल में पता नहीं कितने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले। पहले अरस्तु थे, फिर एक जो हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको लेके आए, फिर उनको निकाला। और मुझे डर ये था, मैंने एक बार जिक्र भी किया था, नाम ले लेता हूँ इसलिए कि क्यों नहीं, हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर जब 2008 में हुकूमत बनी थी तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इसाक डार साहब, उसके बाद बने नवीद कमर साहब, उसके बाद बने हफीज शेख साहब, और उसके बाद शौकत तरीन साहब। इन्होंने पहले हफीज शेख को लाए, तो नहीं अदर वे राउंड, पहले शौकत तरीन थे और फिर हफीज शेख थे हमारे। पहले हफीज शेख को लाए, 2 साल 1.5 साल उनको सेनेट में रुसवा किया, उनको चलता किया। शौकत तरीन को लाए। मैंने उस वक्त कहा था मुझे डर है कि जिस रफ्तार से तुम चल रहे हो, फिर तुम कहोगे कि अब हम नवीद कमर को ले लेते हैं, और उसके बाद इसाक डार पे आ जाते। लेकिन मुझे पता है कि नवीद कमर इनके झांसे में आने वाला नहीं है, तो इसाक डार बच जाता। ये इनकी हालत थी। जब शौकत तरीन आया तो कहता क्या है कि इकोनॉमी मेस में है। आप सब ने देखे होंगे वो सारे टीवी इंटरव्यूज, इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, इनको कुछ समझ नहीं आई है। और वाकई 2 साल इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, 2 साल की अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। और अभी जो इन्होंने जिस तरीके से रेवेन्यूज बढ़ाए, मैं बताऊंगा कि उसकी वजह से हुआ क्या है, उसका अफेक्ट क्या हुआ है। तो जनाब फिर तीसरे साल इन्होंने 640 अरब रुपए सिंध को दिए, जो कि 94% टारगेट का था, और इस साल बाकी टारगेट से भी ज्यादा आगे बढ़े। अच्छा, उसमें भी कोई ऐसा कमाल नहीं है, इसके बड़े रीजंस हैं। हुआ क्या है, इन्होंने अभी मुझे कह रहे थे ना कि ये आपने इलेक्शन बजट बना दिया। बिल्कुल इलेक्शन बजट बनाया है। इलेक्शन बजट में हम हाई टारगेट्स रखते हैं अपने। इलेक्शन बजट होता है इसलिए कि इंशाल्लाह ताला 2023 में हम अगला बजट पेश करने के बाद, जो कि बजट अगली हुकूमत जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इधर आएगी और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आएगी, उसको वो चलाएगी। तो ये हमारे लिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इलेक्शन ईयर या इलेक्शन बजट है। इन्होंने तो 2021-22 का इलेक्शन बजट बना दिया। एक तरफ आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े स्कीम्स बनाए, और मैं बताऊंगा, इधर हमारे दोस्त बैठे एमके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले, आपको बताऊंगा, आपको शायद पता भी होगा, आपके दोस्तों ने बताया होगा कि इन्होंने वादे क्या किए और डिलीवर क्या किया। इलेक्शन बजट एक बनाया, फिर इन्होंने शदीद जो फिस्कल पॉलिसी अपनी बनाई, उसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स डाले। कलेक्शन तो ज्यादा हुई, आपकी एक मेजर जो बढ़ा है ना आपका रेवेन्यू, उसकी एक वजह यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स इन्होंने बढ़ाई ना। ये कहते 32 अरब कर दिया, पता नहीं कितना है, पहली बार हुई 3-4 साल तो उसी पीपल्स पार्टी जो छोड़ के गई थी 25 अरब उधर तक भी नहीं पहुंचा था। इस साल ज्यादा कर दिया। लेकिन
उसके साथ साथ इंपोर्ट्स भी बढ़ी। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 45 अरब रुपए हो गया, डॉलर हो गया। इंपोर्ट्स जो आपकी 65 या मुझे नंबर नहीं पता, उससे भी ज्यादा होंगी अरब डॉलर थी, तो और फिर डॉलर की रेट भी माशाल्लाह जो बढ़ती चली गई, तो आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज तो उसी पे लगती है ना। लेकिन उससे हुआ कि महंगाई होगी। जो आपने फिस्कल पॉलिसी रखी सेलेक्टेड लोगों को खुश करने के लिए, बड़ी बातें की थी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया इन्होंने, एमनेस्टी स्कीम्स दी। हमें कहते रहते हैं कि जी एमनेस्टी बड़ी बुरी चीज है, पता नहीं क्या क्या, खुद फायदे उठाए एमनेस्टीज के। वो मैं नहीं जाता किसी पे पर्सनल बात करता कि किस किसने फायदे उठाए उस पर। एमनेस्टी स्कीम्स दी, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदे दिए और उसकी रिजल्ट आई, जो उनके पास सारे जमा हो जाते थे जाके, वो बड़ा वो इट वॉज यू नो वेरी सिंपली, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स, और कुछ भी नहीं था। लेकिन पिसा कौन? इस मुल्क के लोग। पिसे कौन? इस मुल्क के गरीब आवाम। इस मुल्क के गरीब आवाम के साथ इन लोगों ने जो किया। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि जी हमने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई, बिल्कुल आई। उसकी भी एक वजह है, पहले हुंडी हवाला बहुत होता था, हमें ग्रे लिस्ट पे डाल दिया, फैटिफ आ गई, उन्होंने बड़ी गौर से देखना शुरू किया, वो सारे जो इलीगल तरीके थे पैसे आने के इधर वो बंद हुए, सारे ऑफिशियल चैनल से आए, इसलिए आपके रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुई। अच्छा, इसमें इमरान खान का कोई कमाल नहीं था। कोई, अगर इमरान खान का कमाल होता तो 2 महीने हो गए ना उसको गए हुए, वो डूब गिर जाते ना। इधर कह रहे थे ना कितने हुए, अभी कितने हुए, पिछले 2 महीने में आपकी हाईएस्ट रेमिटेंसेस आई हैं। आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसमें आप रिटर्न इतने दे रहे हैं कि पिछले 2 महीने में हुकूमत जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और ज्यादा रेमिटेंसेस आपके पास आई हैं। तो रिजीम आपने ऐसी बना दी, रेमिटेंसेस आई, अच्छी बात है। आपने इंपोर्ट्स अपनी बेतहाशा बढ़ा दी। इस हुकूमत ने आके क्या किया? इस हुकूमत ने आके पहले कुछ लग्जरी आइटम्स ये करना था, बड़े ये जो बात करते ना कि क्या गलत कर रहा था, भाई सब कुछ गलत कर रहा था। इस मुल्क को जब दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही थी, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इन्होंने तेल की कीमतें कम की, इन्होंने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई, और ये सारा खुमियाजा आके हमें भुगतना पड़ा। इस हुकूमत ने आके बड़े टफ डिसीजंस लेने पड़े, महंगाई उससे हुई है। लेकिन अगर ये शख्स होता ना इधर, इसको कुछ समझ नहीं थी, ये बिल्कुल इस मुल्क को डिबोने के लिए जा रहा था। मुझसे कई लोग कहते हैं कि जी आप लोगों ने ये क्यों सर पे उठा ली, सारी तो मुसीबत उसने क्रिएट की हुई है आप लोगों ने। मैंने कहा जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने बिल्कुल ये सोचा कि अगर ये शख्स कुछ और दिन रहा, और सारी लीडरशिप ने ये कहा ये तो मुल्क को तबाह करके रख देगा, इसलिए कि उसकी एक ही टारगेट थी। उसकी टारगेट क्या थी? और उसके जिसके लिए वो नैब को इस्तेमाल कर रहा था कि सारों को जेल में डाल दो, सारों को सजाएं दिलवा दो, और मैं अकेला रह जाऊंगा। अच्छा, बाकियों को तो समझता नहीं था ना कुछ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने तकरीर भेजी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मेंबर की नेशनल असेंबली में, तो वो कुछ शिकवा कर रहे थे प्रेजेंट गवर्नमेंट से, अभी कोलेशन पार्टनर है फेडरल गवर्नमेंट में, कि जी मेरी स्कीमें आपने नहीं दी। तो उसने ये भी कहा कि जी मुझे पीटीआई के दौर में बड़ी स्कीमें मिली, लेकिन मैंने छोड़ा इसलिए कि मुझे इज्जत नहीं मिली, और इधर मुझे जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब दोनों इज्जत बहुत देते, लेकिन स्कीमें भी दे मुझे। आप सिंध हाउस की बड़ी बातें कर रहे थे, मैं सिंध हाउस में मैं ये गारंटी से कहता हूं कि कोई साबित कर दे। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, बक्सों में पैसे जा रहे हैं, जहाजों में आ रहे हैं, दिखाओ ना भाई। जैसे पहले कश्तियों में अरबों डॉलर गए थे बाहर, वो ले कौन गया यार? वो वापस तो करो। जो 5 अरब रुपए कश्ती से मिले थे वो खा कौन गया?
तो इसी तरीके से एक हालत ये थी कि खाना, अगर इसलिए हमारे मेहमान थे वो आए थे, उन्होंने हमें कहा कि हमें डर है कि ये नैब के जरिए, ये FIA के जरिए हमें उठा के ले जाएगा। हमने कहा सिंध हाउस हाजिर है, एज मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली यू आर इंटाइटल्ड टू स्टे हियर, यू पे मनी, यू कम एंड स्टे हियर। अच्छा, सिंध हाउस में आप लोग दोस्त जाते रहे, हमारे पास कितना एलैबोरेट अरेंजमेंट नहीं, तो हमें खाना बाहर से वो लोग ऑर्डर करते थे, बाहर से आता था, तो खाने के पैकेट्स आते, उनकी तस्वीरें खींच के कहते पैसे जा रहे हैं। अब हम गुजरे कि वो पेपर बैग्स में राइडर्स के जरिए पैसे भिजवाते थे। वो ये अकल के अंधे, तुम लोग को पता क्या है। उधर मैं एक दिन गया और कुछ सीनियर जो PTI के MNAs थे उधर बैठे थे। एक ने मुझे देख के, मेरे वालिद, आपको सबको पता है कि सियासत में रहे, कुछ पुराने पीपल्स पार्टी के थे, और कहते कि जी हमें आपसे मिलने की ख्वाहिश थी। मेरे वालिद का नाम लेके कि उनके साथ हमारे बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। आंखों में उनके आंसू थे पीपल्स पार्टी छोड़ने पे। लेकिन उसके साथ साथ इनका भी किस्सा बताते हैं। मैं एक किस्सा सिर्फ आपको बताता हूँ। एक उनके मेंबर थे, ये कह रहे हैं ना सिंध हाउस, ये ओ भाई तुम्हारे कप्तान ने, इसलिए तुम्हारी इज्जत भी ऐसी रखता है, वो मुझे पता है। एक सीनियर जो कि MNA 5-6 दफा कम से कम रह चुका है पीपल्स पार्टी के जमाने में, नाम मैं नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं है। कहते कि मैं एक कमेटी में था और इस कमेटी में एक सरकारी अफसर का, FBR का चेयरमैन था, उसका केस आया। कहते मैं एक दिन नेशनल असेंबली गया, केस आया हुआ था, मैंने वो कमेटी में आना था, नेशनल असेंबली में गया तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पूरी सिक्योरिटी थी और उनका पूरा स्टाफ मुझे ढूंढ रहा है। तो मैं बड़ा परेशान है, कहते मैंने तो टाइम भी नहीं मांगा, टाइम मांगता हूं तो मिलता नहीं है, तो बगैर खुद ही कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बुला रहे। प्राइम मिनिस्टर कहते मैं गया, कहते मैं प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर जो था नेशनल असेंबली में, उसमें अंदर गया। कहते मैं दफ्तर से एंटर हुआ तो वो साहब जो अफसर थे वो कुर्सी पे बैठा था और मुझे देख के प्राइम मिनिस्टर कहते ओए, नाम लेके, ओए कहाँ हूँ यार, इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अब वो खड़ा है MNA, पहली बार नहीं 5वीं-6ठी बार MNA इलेक्ट हुआ है। कहते ये देख रहे हो, इसको जानते हो? कहता है सर जी मैं जानता हूँ। कि इनका ख्याल रखना, ये कमेटी में इनको कुछ नहीं होना चाहिए, जाओ। कहते ये इज्जत थी हमारी, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके जो इज्जतदार लोग थे। हाँ, जिनकी इज्जत नफ्स बिल्कुल मार दी थी इसने, वो इसके साथ अभी भी खड़े हैं। ये हालत थी। मैं एक नहीं कि किससे दोस्त हमारे उनके साथ कुछ दिन रहे थे, उनसे पूछिएगा, जो जो किस्से बताते हैं। कहते हैं कि हमने सब कुछ PTI के पीछे लगाया लेकिन हमें इज्जत नहीं मिली, हमें और कुछ नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। इस शख्स को इज्जत देना नहीं आती, ये है प्रॉब्लम, ये है निकलने की वजह। और इनकॉम्पिटेंस, ये है निकलने की वजह। और साजिश वाजिश, वो जो भी कहानी दोहराई थी वो मुझे पता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। मुझे खालिद मकबूल साहब ने जब आखिरी वो जा रहे थे ना, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा यार साजिश का हमें जरा बता दो, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, हम नहीं जाएंगे। कुछ नहीं दिखा सके। वो जो केबल आया था वो डोनाल्ड लू की बात करते हैं, और डोनाल्ड लू के बाद पता नहीं 20 दिन तो वो केबल पड़ा रहा। उसके बाद उसमें जाके जो फेर फार किए, जो कुछ किया इन्होंने, और ये हुआ। और इधर मैं चले अभी बता देता हूँ, इधर वो जो थे ना अर्स्टवाइल लू, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि वो भी मेरा नाम काफ़ी ख़राब करते हैं। उन्होंने बात की कि जी पता चल गया कि साजिश हुई है। और कैसे साजिश हुई है? जो मकान थे काउंसिलर के साथ अमेरिका, वो गिरा दिए गए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉरेन ऑफिस से खत आया था हमें, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, अभी फॉरेन ऑफिस से खत आया था। 10 दिसंबर 2021 कौन था फॉरेन मिनिस्टर? सबको पता है।
वो मुझे किसी ने, मैं बोलता हूँ खुला, मैं गया बाहर, एक मुल्क शख्स से मिला, तो एक पाकिस्तानी थे, उन्होंने मुझे कहा बिलावल साहब की उन्होंने तकरीर सुनी, मैं डेवोस गया था, वो आए मेरे पास, वो कहते हैं कि मुझे इतनी खुशी हुई है इनकी स्पीच सुन के, ये तो पुराने फॉरेन मिनिस्टर लगता था किसी कॉलेज के डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में आए थे, बड़ी नकलें उतारते थे, बड़ी जिस तरीके से बात करते थे, लगता है कि कॉलेज का स्टूडेंट जो तकरीर करता है ना, उसमें हमें सब्सटेंस कोई नहीं। तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखा, और ये खत मौजूद है मेरे पास, अगर भाई साजिश हो रही थी तो क्यों तुम लोग इनके पीछे, कहते मुझे साल से पता था साजिश हो रही है। और उन्होंने कहा कि जी 250 रेडियस, अभी पता नहीं रेडियस फिट है, किलोमीटर है, माइल है, क्या है, लिखा ही आगे। उन्होंने कहा कि जो भी इमारतें वो गिरा दो, 2 फ्लोर से ऊपर, ये हमारी कमिटमेंट है। ये खत है, अगर चाहे देख लें। और उसके साथ एक और खत, इसलिए कि एरिया लगता है केपीटी का, सबको पता होगा, और केपीटी आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। अभी तो हमारे फैसल फजवारी साहब वजीर है, पहले कौन था, ये तारीख है 1 दिसंबर 2021, कौन था वजीर, आप सबको पता होगा। वो भी खत लिखता है कि भाई बचाओ हमें, और ये कंस्ट्रक्शन इन सराउंडिंग ऑफ यूएस काउंसिल जनरल कराची, ये खत है कराची पोर्ट ट्रस्ट से, और कहा गया है कि a comprehensive plan be formulated with consultation of US consulate to demolish the high-rise building as indicated in the joint survey. Joint survey Ministry of Foreign Affairs ने किया, कह रहे US काउंसिल, ओ भाई ये साजिशें हो रही थी तो इनसे खत तो किताबत, और अभी अच्छा ये तो चले हो गई, ये आखिरी खत जो मुझे मिला वो 1 अप्रैल 2022 को, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स 1 अप्रैल 2022, यानी 27 मार्च को खत लहरा दिया था ना उन्होंने, जेब से निकाल के और फिर जेब में डाला था 27 मार्च को, और 1 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है, योर मीटिंग इज योर काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू अ मीटिंग ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कैंप ऑफिस ऑन 10 दिसंबर 21, जो मैंने पहले खत का जिक्र किया था, रिगार्डिंग डिमोलिशन ऑफ अपर फ्लोर्स ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर्स अराउंड द काउंसुलेट जनरल ऑफ यूएसए कराची। ओ भाई ये साजिशें हो रही थी और तुम उनके साथ मिलके मीटिंगें कर रहे थे और बिल्डिंगें गिरा रहे थे इधर लोगों की। ये किसी की अकल, किसी की समझ में आती है ये बातें, इनकी अपनी नहीं आती। मैं कहता हूं जो शख्स पूरे 1.5 साल, या मुझे नहीं पता 20 जनवरी 2021 से और 27 मार्च 2022 तक इस इंतजार में रहे, भाई फोन कर दो, भाई फोन उठा लो, यार मेरा फोन तो करा दो, एक बाइडन से बात तो करा दो, इसमें लगा रहा है। और ये सारी इसी वजह से हो रही थी कि देखिए हम सब काम करेंगे आपके लिए, सिर्फ फोन बात कर लो। और जब उसने देखा कि इस मुल्क के लोग, इस मुल्क की अवाम उसको नहीं चाहते प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, जब वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुका था नेशनल असेंबली में, जो कि आईनी तरीका है, तब उसने ये ड्रामा शुरू किया। अच्छा अभी भी उसको खुद समझ नहीं आती, कभी क्या बात करता है, कभी वो कहता है कि जी बैरूनी साजिश है, फिर वो अपोजिशन पार्टीज पे कहता है, फिर इदारों को जो है वो निशाना बनाता है, और उसके ये सब चीजें करते हुए कंटिन्यू करता है। बताया था ना 8 मार्च को हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराया, और बात इसकी पहले से हो रही थी। ये नहीं कि 7 मार्च का जो खत बताते हैं ना, वो जो डोनाल्ड लू की बात बता रहे हैं, वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्रेन मार्च शुरू किया था और कहा था मैं इस्लामाबाद पहुंच के 8 मार्च को हम इस्लामाबाद पहुंचे, 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हुआ। उससे बहुत पहले फैसला किया हुआ था सारी पार्टीज ने कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है, और ये कहते 7 मार्च को उसने बरासला दिया, 8 मार्च को जमा हो गया। तो इतने दिन वो इनके साथ इस तरीके से फोन का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि कोई तरीका नहीं बचने का, इसलिए कि वो अपनी मेजॉरिटी खो चुका था नेशनल असेंबली में,
फिर उसने इस साजिश की बात की। ये बड़ी मजे की बात है, सारी उम्र ये लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए, ये खुद इनका लीडर, कभी कोई अच्छी कलमात उनके लिए नहीं अदा किए थे इन्होंने, अब इनको याद आ गए। आज भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो अपनी तकरीर में बार बार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अजमत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत और उनकी कुर्बानी वो याद कर रहा था। तो अब इनको, लेकिन जैसे मैंने सुनी थी नासिर शाह साहब आपकी तकरीर, वो क्या आपने कहा था काने दस्तगीर काने जुम्मो फकीर। वो भाई कुछ भी कर लो तुम रहोगे, इसलिए मैं बताता हूं क्यों ये कहा। इन्होंने बात की थी कि हम जो हैं, मेरे से चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं हमेशा। इन्होंने इधर बात की थी कि जी मैं ना इंजीनियर हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं पटेवाला हूँ, ना मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मालिया, लेकिन बात 5 घंटे करूँगा, आप लोगों के सर में दर्द करूँगा। और ये बिल्कुल सही है, इसलिए कि मैं कुछ बताता हूँ आपको। अप्रैल 22, 2019 तेहरान वज़ीर आज़म साहब पहुँचते हैं और मैं उनकी तकरीर जो उन्होंने की थी वो सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War. They decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industry. So now there is no question of them having bad relations because the economic interests are tied together. मतलब वो भी उसने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। मैं कई बार कहा है कि जब हम सब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो ये क्रिकेट खेल रहे थे मौसूफ, 45 साल के हो गए तो तब इन्होंने पढ़ना शुरू किया, तब तो यही पढ़ेंगे ना। मुझे भी इस उम्र में आप बच्चों के साथ डाल देंगे, मैं फेल हूंगा। तो ये इनकी ज्योग्राफी थी, इसीलिए इनको नहीं पता ज्योग्राफी का कुछ, इनके सारे जो थे। अब आ जाए इनकी साइंस के बारे में भी कुछ बता दूं। 13 नवंबर 2018 ये मियावाली की ये कोई ट्रेन का इफ्तिताह कर रहे थे और कहते हैं चीन के बारे में, और जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचे। ये लाहौर से कराची पहुंचा रहे थे 2 घंटे में, क्योंकि वो स्पीड की लाइट ऑफ स्पीड नहीं, लाइट की स्पीड नहीं, स्पीड की लाइट से भी ज्यादा अगली ट्रेन डेवलप हो रही है। मेरे भाई, मुझे तो इस वक्त याद भी नहीं, मैं साइंस में भी भूल गया हूँ। 1,78,000 किलोमीटर पर आवर होती है स्पीड ऑफ लाइट। 178,000 है, 1,78,000 में उससे तुम ट्रेन बना रहे हो। मतलब ये जाहिर करता है ये बच्चे बच्चे को पता है क्या होता है। अच्छा, फिर इनको माहौलियात की बड़ी बात थी। एक इनके थे, उन्होंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। मुझे शेर बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे याद नहीं रहते, क्योंकि शेर का मफहूम कुछ यूँ था कि मैं दरख्त नहीं हूँ कि कट जाऊँगा, मैं पहाड़ हूँ। मतलब ये बिल्कुल यही था कि तुम मुझे कैसे काटोगे, मैं दरख्त नहीं हूँ कट जाऊँगा, मैं पहाड़ हूँ खड़ा रहूँगा। खड़े आज रहते, लेटा जो लेट के तो बता दिया। तो वो कहते हैं जी ट्री प्लांटेशन हो रही थी मियावाली में 20 फरवरी 2020। मौसूफ फरमाते हैं, आप में से कितनों को पता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं। 12 मौसम है पाकिस्तान में। कितने दुनिया में मुल्क है जिनमें 12 मौसम है? ओ भाई रहम करो, 4-5 घंटे इसकी बात सुनिए, ये 5 घंटे, और ये बड़ी बातें हुई, लोग सर पकड़ लेते। कभी रूमी का शेर किसी और का कह देता है, किसी ने किताब नहीं लिखी उसकी किताब बना देता है। शब बारात हो जाती है, उसके बाद ट्वीट करता है शब बारात की कि आज इबादत कीजिएगा। उसको कुछ नहीं पता, इस्लामिक टच देने में हमेशा तैयार। आज इन्होंने मुझे किसी ने पर्ची भेजी, ये सारे नशों की बात कर रहे थे, चर्स है और गांजा है और अफीम है, कोकेन की बात नहीं की।
कोई और मेरा इसमें मकसद नहीं है, मैंने सिर्फ सुना, मुझे किसी ने कहा। अब इसमें कोई होगी ना, साइंस होगी कोई। अच्छा फिर ये मैं कह रहा हूं, इनकी जो ये मैं तकरीरों में बता रहा हूं कि इन्होंने जो तारीफों के पुल बांधे थे ना, वो सिर्फ बता रहा हूं इस मुल्क को उन्होंने दिया क्या, बता रहे हमने एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दी, उसने ये बताया मैंने एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह क्या थी। 2 साल तक तो आप हमें डिपोते रहे, फिर आपने जो है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेज आई, आप जो है पाकिस्तान के लोगों को भूल गए। आपने क्या नहीं किया इस मुल्क के साथ? क्या गंदुम की जो आपने एक्सपोर्ट करके पहले सस्ती गंदुम अपने किसानों से सस्ते दामों पे लेके उसको एक्सपोर्ट किया और फिर बाहर से महंगी गंदुम मंगाई, सबको पता नहीं है क्या? क्या एक ने कहा था हमने रिकॉर्ड एग्रीकल्चर में तरक्की की, हम नेट एक्सपोर्टर्स थे गंदुम के, हम पिछले 3 साल से इंपोर्टर्स बन गए, हर साल इंपोर्ट करते हैं। ये आपने एग्रीकल्चर में फायदा दिया है। हाँ, आपने सिर्फ एक काम किया है, लोगों के लिए लंगर खाने खोल दिया, बड़े खुश थे, लंगर खाने खोल दिए लोगों को लंगर खानों पे डाल के, और बड़े खुश होते थे जाके। एक और भी इधर आया था कि जी बड़ा कमाल किया है एहसास प्रोग्राम ने, आज भी बातें हुई थी एहसास प्रोग्राम नहीं है, इट इज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये सदर आसिफ अली जरदारी ने 2010 में, और हमारे अपने इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था, मैं कैसे बंगाली साहब थे, आर एस गजदर थे जिन्होंने इसको सारा फ्रेम किया था उस वक्त। और ये सारी स्कीम्स इसमें हेल्थ कार्ड्स भी शामिल होंगे, इसमें सारी उस वक्त की बनी हुई थी। यस, अनफॉर्चुनेटली 2013 से 18 में मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट ने उसको पीछे रखा। इन लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी देखी, लेकिन बदनीयती देखे, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी देखे इनकी, कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो आज बड़ी याद आ रही थी, उनका नाम नहीं देना एहसास प्रोग्राम। और बड़ी मजे की बात अभी मैंने कुछ दिनों पहले सुनी, हो बड़ी तालियां वालियां बजी, ट्वीट श्वीट हुए कि जी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज कर दिया एहसास प्रोग्राम को। मैं गरीब खुद स्टैनफोर्ड से 2 मास्टर्स 2 डिग्रीज मैंने की हैं। वो मैंने देखा, वो एक पेपर है, एक केस स्टडी है जो लिखी है माइकल बाबर और एक दूसरा शख्स पाकिस्तानी है जो कि एहसास प्रोग्राम में इनका काम करता था। उन्होंने लिखा है, उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक इंस्टीट्यूट में वो जर्नल्स छापते हैं, छापे कहते हैं जी मोहर लगा दी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और अगर लगाई भी है तो प्रोग्राम तो सारा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिजाइन किया है। क्यों लेती हो भाई? खुद से कुछ काम किया? खुद से कोई काम नहीं किया इन्होंने। सारे पुराने मंसूबे जिन पे जाके, हाँ इधर आज बता ना केसीआर का आगाज किया भाई, उम्मीद थे मेरे साथ, शहीद बैठे इधर, नासिर शाह बैठे, हम सब गए थे वो पुरानी ट्रेन को रंग शुरू करके ना कि जी केसीआर का इफ्तिताह हो गया। जो हमारे साथ ज्यादतियां की हैं, और मैं K4 और केसीआर इसलिए कि कराची के हवाले से मैं बताना चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा, मैंने सबसे वादा किया था कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए कि सब लोग थक गए होंगे, लेकिन बातें मेरी इतनी जहन में हैं कि मैं शुरू होता हूँ तो फिर वो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, रुकना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो केसीआर को रंग रूप करके इन्होंने वाकई इफ्तिताह किया था उसका। फिर K4, हाँ नहीं, कोविड पे तो बोलना है अभी मैंने ना, कोविड पे तो अभी बोलना है, तो कोविड पे भी मैं इसलिए मैंने झेला है भाई, मेरे साथ डॉक्टर अजरा ने झेला है इनको बहुत ज़्यादा, कि हम दोनों बड़ी मीटिंग्स में रहे। K4 पहली मीटिंग करते हैं, मौसूफ तशरीफ लाते हैं इस्लामाबाद से, 18 सितंबर है या 17 सितंबर है 2018, पहली मीटिंग करते हैं और कहते हैं ये K4, और जो मौसूफ थे उधर बैठे हुए, नाम भी लिया था, मैं नहीं नाम लेना चाहता, इसलिए एक ही का मशहूरी एक ही की जाए, दूसरों की जरूरत नहीं है करने की। उन्होंने कहा जी बड़ा घपला हुआ है K4 में, और ये 75 अरब रुपए का हो गया। 75 अरब उस वक्त जो थे ना,
उसमें उसके ऑगमेंटेशन की भी थी कीमत और उसकी पावर की भी कीमत थी। नहीं नहीं, ये तो बड़ा घपला हुआ है जी, इस पर इंक्वायरी कराए और काम बंद। ओ भाई, तुम इंक्वायरी कराते रहो, मुझे टांगना है टांग दो। मुझे तो इधर बैठे हुए पता नहीं कितनी बार इन्हीं लोगों ने, उनमें कभी कभी आप लोग भी शामिल हो जाते थे, दिन गिनते थे बैठ के। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आज भी इधर ही खड़ा हूं अपनी जगह पे। मैं खड़ा हूं लेट हो गए, मुझे निकालने आए थे। अल्लाह ताला का करम होगा, जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे मैं होऊंगा, मैं किसी और के कहने पे इधर से नहीं जाऊंगा। जब तक अल्लाह ताला इधर रखेंगे, मेरी पार्टी लीडरशिप चाहेगी कि मैं इस सूबे को सर्व करूं किसी भी हालत में, और इस असेंबली के मेंबरान चाहेंगे, आप लोग नहीं निकाल सकते मुझे इधर दिन गिन के। खैर, K4 कह रहे जी इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने कहा जी इंक्वायरी आप 100 बार करें, इसका काम बंद ना कराएं। नहीं नहीं नहीं, काम बंद। 2.5 साल वो इंक्वायरी चलती रही। अच्छा, उसके बाद पहले ने कुछ नहीं मिला तो इन्होंने एक पता नहीं डेट क्या कमीशन बनाया था, समथिंग डेट कमीशन एक बना दिया। एक बड़े धांसू अफसर इन्होंने ढूंढे थे, पंजाब से एंटी करप्शन से निकले थे, उसको बाद में डिप्टी चेयरमैन नैब भी बनाया। तब बड़ा ये जो है ना सैडिस्ट आदमी है, इसको लगाओ इस इंक्वायरी पे। तो हमारी चेयरपर्सन साहिबा थी PND की, उधर गई, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था कि जी जो हमने कर्जे लिए हैं, कप्तान का ख्याल था जो कर्जे लिए हैं सारे, उसमें बहुत घपले में सब खा गए, तो उन सब प्रोजेक्ट्स की मैं इंक्वायरी करूंगा कर्जे नहीं। तो उन्हें बताया कि ये प्रोजेक्ट में कोई कर्जा नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रहा है। नहीं जी, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। 6-8 महीने उन्होंने इंक्वायरी चला दी, ये कागज दो, वो कागज दो। सिर्फ मकसद यही था कि खर्च नहीं करना है। 2.5-3 साल इन्होंने 1 रुपया नहीं खर्च होने दिया इस प्रोजेक्ट पे। और मैंने हर तरीके से इनसे कहा, मैंने KCR के लिए इनसे कहा, KCR जब चल रही थी, अनफॉर्चुनेटली एक और शख्स भी उसमें आ गए जिनको कराची 1950 का चाहिए था, कि उन्होंने कहा था 1950 में ये चलती थी KCR, मुझे वही चाहिए वापस। वो भाई बड़ा समझाया कि अब कराची जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का शहर है, वो इस पे काम नहीं देगी, एक मॉडर्न आपको ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। नहीं माने। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से कहा, और कई लोग होंगे मेरे शायद पता नहीं मीटिंग्स में कौन थे, मैंने कहा खड़े हो जाते हैं जाके। मैंने कहा मैं आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस शहर के लिए नहीं चलेगी जो आप बनाना चाह रहे हैं KCR। 20 अरब रुपए पानी में बहा दिए, जिसमें से 6-7 अरब रुपए हमसे लिए जबरदस्ती कोर्ट के ऑर्डर से, ना चाहते हुए कि जी नहीं, कोई फायदा नहीं इसका। ये लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि इनका इंटरेस्ट कोई नहीं था, इनको सिर्फ अपना टाइम पास करना था। KCR उधर ही रहा। जैसे ये गवर्नमेंट आई है, मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कहा है कि इसको CPEC में ले जाएं, और शर्जील साहब ने आज उसके बारे में सारी डिटेल भी दी थी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। K4 को इन्होंने इस तरीके से, फिर पिछले साल आके इन्होंने बात की कि जी अब जी इसको चेंज करते हैं, और ठीक है K4 हम कर लेते हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट जो मेन पाइप है, मेन कॉन्ड्यूट है, और जो इसका ऑगमेंटेशन सिस्टम है सूबाई हुकूमत कर ले। मैंने कहा ठीक है जी, हम तैयार हैं, किसी तरीके से हमें कराची में ये पानी पहुंचाना है। और वही प्रोजेक्ट 125 अरब रुपए में इन्होंने मंजूर किया। अब क्या मतलब, आपने 4 साल इस शहर के लोगों के ज़ाये किए, सिर्फ अपनी हवाई खबरों में कि बड़ी वो जो एक माइंडसेट बना दिया था ना आपने, वो अच्छा वो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा ढकोसला था, सब चोर है सब, इसलिए और कोई था नहीं ना कहने के लिए, कोई और प्रोग्राम नहीं था। तो सिर्फ इन चीजों पे इन्होंने बात की। तो मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि जो कह रहे थे ना कि बाकी तकारीर में कुछ नहीं हुआ, बाकी तकारीर में सिर्फ यही बात हुई कि जी इतना इमरान खान ने इतना किया, ये किया, ये किया। तो मैं कहा ये किया है भाई हमारे साथ, और मैं और डिटेल आपको थोड़ी बताता हूँ, और फिर कोशिश करूंगा उसके बाद रैप अप कर दूं। बात की गई ना कि जी हमारी
जब ये इन्होंने इतना सख्त, तो मैंने बताया ना कि 524 बिलियन से अगले साल 523 बिलियन हो गया, तनख्वाहें बढ़ती है, इन्फ्लेशन होती है, खर्चे बढ़ते हैं, उससे फर्क क्या हुआ? 2017-18 में हमारी टोटल डेवलपमेंट पे खर्चा 232 अरब रुपए था, आखिरी साल तक पिछली गवर्नमेंट का। ये मौसूफ आ गए और अगले साल 231 से 121 अरब, इसलिए कि मैंने बताया ना वो पैसे उतने ही मिले आपको, ऑब्वियसली कट्स आएंगे। उससे अगले साल जैसे मैंने आपको बताया 70% टारगेट उन्होंने अचीव किया। हमारा भी डेवलपमेंट 102 अरब, पिछले साल 2020-21 123 अरब, तीनों साल इतने। और इसकी और वजूहत भी थी, जो नैब करते हैं ना बैठे हुए, अपने तो सारे प्रोजेक्ट्स इधर बताए, मैंने कभी नहीं कहा, मैं किसी कोर्ट में नहीं गया कि जी नैब को कहीं इंक्वायरी ना करे, पता नहीं कितनी इंक्वायरियां मेरे ऊपर खोली। फिर एक केस मेरे पे फाइल किया उस प्लांट के ऊपर जो कराची को बिजली दे रहा है, जो डिस्पाइट जितना इन लोगों ने कोशिश कर ली बंद नहीं होने दिया एक दिन भी। 100 मेगावाट बिजली कंटिन्यूसली कराची को दे रहा है, और सबसे सस्ती बिजली कराची का जो मेरिट ऑर्डर है उसमें नंबर 1 पे। पहले वो बिजली लेते हैं जो फेडरल से मिलती है के इलेक्ट्रिक को, उसके बाद नूरियाबाद पावर प्लांट से लेते हैं, इसलिए वो सबसे सस्ता प्लांट है, उनको बिजली देता है। उस पर इन्होंने मेरे पे, और कभी मौका मिला तो बताऊंगा कि उसकी वजूहत क्या थी। मैं ऑब्वियसली नहीं ऐसी बात करना चाहता इधर जो कि कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन आई नो एवरी डिटेल हाउ दैट केस वाज फाइल्ड, हु वाज बिहाइंड इट, और किस तरीके से ये चाहते थे। टारगेट एक ही था कि इसको निकालो, कई बार इसको निकालो इधर से, इसके होते हुए हम अपना काम नहीं कर सकते। इसलिए बिल्कुल मैं अपनी पार्टी लीडरशिप की बैक पे, उनकी सपोर्ट पे बिल्कुल इनके सामने खड़ा हुआ था, हर जगह पे अपने सूबे की बात करता था और हर जगह पे अपने हकों की बात करता था, उनको ये पसंद नहीं आती थी। खैर इस साल इंशाल्लाह ताला, अगेन आई एम नॉट हैप्पी, मैंने बताया ना हमारी जो डेवलपमेंट इस साल अगर जो 232 अरब के करीब हुई थी, इस साल शायद उसे क्रॉस कर जाए, लेकिन वो 5 साल पहले हुई थी। आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ उस वक्त 100 रुपए की आती थी वो 200 रुपए की आती है। तो एक्चुअल डेवलपमेंट का जो क्वांटम है वो बहुत कम हुआ है। तो मैंने आपको बताया ना, ये कह रहे हैं इस साल हमने बड़े जो कलेक्शंस की, बिल्कुल की, लेकिन एट द कॉस्ट। कॉस्ट क्या थी? जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स डाले मुल्क के ऊपर, गलत पॉलिसीज, कभी कंस्ट्रक्शन को बड़े इन्होंने फवायद दिए। फिर ये आपको पता नहीं पिछले साल, और बड़ी खुशी से कहते हैं, जो बड़ी कंपनीज है उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाए, वो FPR बताती है, इसलिए कि उनको हाथ से इन्होंने गरीबों के पैसे छीन के उनको दिए, और उसकी वजह ये हुई, ठीक है आपके कलेक्शंस तो बहुत बढ़ गई, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी कि हम खुश नहीं है। अगले साल इंशाल्लाह 460 अरब रुपए का हम करेंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड अगेन हम पूरी, और मैं बताऊंगा वो जो एक दो सवाल आए थे कि जी बढ़ा कैसे दिया आपने, उसके भी है जवाब मेरे पास अगर मुझे मिल जाए। अच्छा जी, हमारे साथ क्या नाइंसाफियां हुई। ये खत मैंने 30 मई 2022 को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लिखा था। इससे पहले मैं मौसूम को भी कई खत लिख चुका हूं। इस मुल्क में 2 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो कि नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। एक रोड सेक्टर है हमारा, हम सबको पता है, बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, बड़ी कीमतों की बनते हैं, लोगों की सहूलत होती है। और दूसरा हमारा वाटर सेक्टर है। इन 2 सेक्टर्स में और ये मैंने खत लिखा था ना, इसके साथ पूरी डिटेल्स है एक एक स्कीम की, ऐसा नहीं हवा में खत नहीं है। 3 साल 2019-20, 2020-21, 2021-22 हाईवे के सेक्टर में, यानी रोड बनाने के सेक्टर में जो नई स्कीम्स
टोटल फेडरल गवर्नमेंट ने दी, मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा जो पिछली पीएमएल की गवर्नमेंट के वक्त से चली आ रही है, नई स्कीम्स 19, 20, 20, 21 और 21, 22 95 नई स्कीम्स, 95। ये फौजा साहब लिख के नहीं दे दूंगा, बहुत कॉपी है मेरे पास, मैं तो जहाज से गिराना चाहता हूँ नाइंसाफी बताने के लिए सबको। 95 स्कीम्स थी पूरे मुल्क में, नई स्कीम, न्यू स्कीम्स। सिंध की कितनी थी, कोई गैस कर लेगा? ऐसे आउट ना करे पेपर। हाँ 10 बस। ओ भाई एक स्कीम थी, एक स्कीम 95 में से। और वो अच्छा जी, टोटल कीमत, estimated cost of all the schemes which the federal government did in the road sector all over Pakistan, 1,292 billion टोटल कॉस्ट। और सिंध की जो एक स्कीम थी उसकी कॉस्ट कितनी, मैंने 1292 अरब रुपए की टोटल स्कीम्स थी, 1293 अगर राउंड ऑफ करो, 1.5 अरब। और वो 1.5 अरब की स्कीम थी। एक स्कीम जो मैंने बताई ना, इंटरचेंज बिटवीन नेशनल हाईवे एंड सम अदर रोड इन सक्खर, और अल्लाह का शुक्र है कि इस साल भी वो एज न्यू स्कीम आ रही है। एक भी रोड सेक्टर में नई स्कीम हमें नहीं दी इन्होंने। और जब इनसे ये मैं कहता था तो ये मुंह बना लेते थे। एक दो बार मीटिंग्स में मेरे से थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई इस चीज़ों पे कि जी आप तो बड़ी नेगेटिव पिक्चर पेश करते हैं हमेशा। तो मैंने कहा जो पिक्चर होगी वही दिखाऊंगा ना, तुम्हारे चमचों की तरह तो तुम्हारे सामने नहीं बताऊंगा कि ये हो रहा है। अब आ जाए वाटर सेक्टर में। 3 साल में 59 स्कीम्स इन्होंने वाटर सेक्टर में दी, 19, 20, 20, 21, 21, 22। और उन 59 में इधर थोड़ा सा रेशियो बेहतर है, 3 स्कीमें सिंध की हैं। टोटल 158 अरब रुपए, 158 बिलियन की ये स्कीम्स थी। वो तो 1.3 ट्रिलियन है, ये 158 बिलियन की स्कीम्स थी। नई स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, ये पुरानी जो चली आ रही वो नहीं। सिंध की 3 स्कीम्स उनकी 1.254 बिलियन आउट ऑफ 158 बिलियन। तो ये इनकी सिंध के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट थी, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता था। मैं मेरी अपनी आवाज़ उठाता था। और ये नाराज़ होता है, कप्तान से बात क्यों कर रहे हो यार तुम? इसलिए कि मैंने उधर देखा था वो बादशाह सलामत कोई भी डिसेंट पसंद नहीं करते थे। मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया, मैंने सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ काम किया, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ काम किया है। 2 प्राइम मिनिस्टर्स मियाँ नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, उनके साथ काम पहले कर चुका था। कभी ऐसा नहीं था कि कोई नाराज़ होता था, बात सुनते थे तहम्मुल से। ये भाई इनसे थोड़ी देर अगर आप 3 से 4 मिनट बोले, कहते नहीं जी बस आप तो बहुत बोलते हैं। और मैंने इनसे कई बात कहा कि आप मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते, ये लफ्ज़ थे मेरे, आप मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि मैं मुराद अली शाह नहीं हूँ। मेरे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मेरे पीछे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी हैं। और इसी मेरे पीछे मेरे सूबे की अवाम है, जो वो मैंने शुरू में कहा ना कि अगर इतना ही हमने बुरा किया तो ऐसा क्यों है कि 2008 से 2013 में ज़्यादा सीटें, फिर 18 में और ज़्यादा सीटें, कल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो 14 ज़िलों में हुई हैं, पीटीआई तो ख़ास तौर पे कहीं नज़र नहीं आई। इनकी हालत ये है, इनको बताऊं, इनके जो मेंबरान थे, इनके 4 मेंबर थे रूरल सिंध से, उन 4 में से 3 उनको खैरबाद कर चुके, इसलिए कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कराची में भी लफाजी, और मैं बताऊंगा आप लोग जो है ना, और यू नो मोर देन मी, इसलिए कि आप लोग बड़े गौर से इसको देखते हैं। मैं जो कहता रहता था ना कि जी ये बिल्कुल सिंसियर नहीं है, इसमें खत्म करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंसियर नहीं है इस वजह से
इन्होंने बड़ी बातें की पिछले साल हाउसिंग, जो मैं नाराज कह लें या थोड़ा सा अपने दोस्तों से भी कहता था कि जी ये नहीं करो, ये गली नंबर 5 के रोड नंबर 14 का ढक्कन नहीं लगवाओ, कोई अच्छी स्कीमें कराओ इनसे। कोई फेडरल गवर्नमेंट अगर कर रही है तो अच्छी स्कीम्स करे। इन्होंने पिछले साल जो है टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स, तो अब मैं गिनने पड़ेगी, 22 प्लस 10 32 स्कीमें थी। 22 पुरानी, 10 नहीं। पिछले साल उन्होंने डाली थी, उसमें एलोकेशन रखा था 10.775 बिलियन। रिलीज जो किया, एक्सपेंडिचर का मुझे नहीं पता, रिलीज जो किया उसमें 2.99, यानी 10.5 अरब में से 3 अरब रुपए उन्होंने रिलीज किए हैं। और ख्वाब आपको बड़े दिखाए थे, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ये मैं कराची वाली स्कीम्स पे आ जाता हूँ। हाँ जी, डेवलपमेंट स्कीम्स अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम इन सिंध, हैदराबाद एंड मीरपुर खास डिवीजन। ये स्कीम नंबर 522 थी। इसमें 606 अरब रुपए इन्होंने एलोकेट किए थे, दिए 81 मिलियन, सॉरी 81 मिलियन। और मैं आपको और भी बता देता हूँ, कमर भाई बैठे हैं। Improvement rehabilitation of different roads, streets, including water and sewage system at various main roads and Union Councils District Hyderabad, City and Latifabad. 445 मिलियन आपसे कहे थे हम आपको देंगे, दिए 60 मिलियन, यानी रिलीज हुए 60 मिलियन। और मैं जिसको उठा लूं यही हालत है, जिस स्कीम को भी। Rehabilitation of different roads, streets, including water and sewage system in various Union Councils of District East Karachi, 606 मिलियन इन्होंने एलोकेशन रखी थी, 121 मिलियन दिए। इधर तो ईस्ट में भाई लोग ले गए होंगे आपसे, ये लोग ईस्ट में तो आपका सफाया कर दिया था इन्होंने ना। बातें बड़ी करते, मैंडेट भाई, सच बोल दो कभी तो। अब बोल दो। मुझे पता है सारा क्या हुआ था, मुझे एक एक सीट का पता है कैसे इन्होंने धांधली की थी। तो अब हाँ यार, चलो खत्म करता हूँ यार। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि ये इनकी हालत थी। मैं 2-3 चीजें वो शॉर्ट में कर देता हूँ, इसलिए कि हाँ एक चीज जरूर, 2 चीजें मैं कहना चाहूँगा। एक दोस्त, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं भी मौजूद नहीं था, वो नहीं आया आज, तो बैठे थे, चले गए, नहीं है। आरिफ मुस्तफा जतोई साहब ने इधर तकरीर की, बड़ी धुआंधार तकरीर एज यूजुअल करते हैं। और जिस तरीके जो मैं कह रहा हूँ मैं उनके सामने भी कहूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का हेलीकॉप्टर कराची एयरपोर्ट से क्लिफ्टन से कराची एयरपोर्ट जाता है, सिर्फ ये मैंने तकरीर में सुना था। वो कहते मुझे इसलिए पता है कि मैं बीच में हूँ और मैं देखता हूँ मेरे ऊपर से उड़ता है। अच्छा, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, और वो दोस्त सारे समझ जाएंगे कि उन्होंने दिन को देखा था या रात को देखा था। अच्छा, रात को देख इसलिए नहीं सकते कि रात की फ्लाइंग कैपेबिलिटी नहीं है उस हेलीकॉप्टर में। वो हेलीकॉप्टर पीपल्स पार्टी ने नहीं खरीदा, बहुत पुरानी बात हो जाएगी, 1992 का हेलीकॉप्टर है। नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी उसमें है नहीं। अगर उन्होंने दिन को देखा तो मुझे नहीं पता कि वो डे ड्रीमिंग भी करते हैं, रात का तो पता है उनका मुझे, तो दिन में भी वो ये काम करते मुझे नहीं पता। Because that helicopter I can vouch in the last 5 years and not flown a single times from Karachi airport to anywhere in Clifton. Not a single time. मतलब आपने सिर्फ कंपनी की मशहूरी करनी है। ओ भाई, अगर आप इलेक्शन हार गए हो, अगर आपको क्या कहते हैं, हमने क्लीन स्वीप लिटा दिया उधर, तो भाई ऐसे तो ना करो। तो फिर कहते क्या है कि वो कहने लगे कि उधर ही कहा है कि हेलीकॉप्टर का खर्चा, और वो बजट स्पीच में उनकी 40 अरब रुपए। मैं तो पता नहीं, फिर अगेन पता नहीं उस वक्त वो ड्रीम कर रहे थे या वो होशो आवास में थे पूरे। नहीं, 40 अरब खर्चा है सिर्फ
नया नहीं, नया तो हमने खरीदा नहीं, 1992 का है। जहाज हमारे पास 2005 का है। कह रहे बच्चा है जाने दो। उर्दू में। अच्छा जी, तो ये मैं चाह रहा था कि थोड़ा क्लियर कर दूं। एक और साहब थे, चले गए, खुर्रम शेर जमान साहब, उन्होंने पता नहीं तकरीर कर दी कि सीएम हाउस का 21 अरब रुपए का बजट है। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, मैंने कहा कहाँ छुपा है। मैंने अपने सारे सेक्रेटरीज को पुराने कोई बुलाया, नहीं बुलाया, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। उन्होंने पूरा मेरे सामने लेके रख दिया। 885 मिलियन पिछले साल का था, अगले साल 1.1 बिलियन का हमने बजट रखा। दैट इज इट। उसमें एट टाइम्स यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स कभी कभी वो सीएम हाउस के अंदर आते हैं, उसके पैसे, लेकिन वो भी नहीं है इस साल। अगले साल तो पता नहीं कहाँ से वो लिया 21 अरब को, खुद ही नंबर बनाए, इधर तकरीर कर दी, लोगों को क्या पता, वो समझते हैं वाकई सही है। तो खैर ये था। मैं ख्वाजा साहब, आपने 2-3 चीज़ें कही थी, जब वो पर्ची मुझे, मैंने एक तो क्लैरिफाई कर दी कि मैंने नाम लिया था, वो मेरी गलती नहीं है, आप भले सुन लें, शोर था आपने नहीं सुना, इनके शोर की मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे। हाँ जी, आपका ये सवाल था वाई वर वी नॉट एबल टू स्पेंड द एडीपी। मैं आपको बताता हूँ रीज़न। जो मैंने बताया ना, इन्फ्लेशनरी प्रेशर से हमारी स्कीम जो 2-3 साल पुरानी भी थी, अगर 100 रुपए की थी तो उसकी कीमत बढ़ के 150 पौने 200 रुपये हो गई है, इस 2-3 साल की महंगाई की वजह से। और इस वजह से हमारी टारगेट तकरीबन 1100 स्कीम्स का था कंप्लीट करने का, लेकिन हम सिर्फ कर सके 700 कुछ, 752 स्कीम्स हैं कुछ कर सकेंगे। दिस वाज द मेन रीज़न। पैसे हमने बच, इसीलिए आप देखें कैरी ओवर कैश बैलेंस काफ़ी है हमारे पास। हमने अगले साल वो रखी है, उनको कुछ रिवाइज भी किया है। हमारी अगले साल के लिए टारगेट ये है कि हम अपनी पुरानी कुछ स्कीम्स जो हैं, जो, और अगेन इलेक्शन ईयर है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम एक दिखाएं लोगों को कि हम काम कर सकते हैं, और हमने 2017-18 में करके दिखाया था। हम अपनी पिछले 2-3 साल, जो ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा पुरानी स्कीम्स नहीं है, जो हाई इम्पैक्ट स्कीम्स हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। 1510 स्कीम्स हैं जो इंशाल्लाह ताला हम ख़त्म करने का टारगेट हमने अगले साल के लिए रखा है। आपका एक और सवाल था कि जो मैंने सिर्फ सिविल सर्वेंट्स लिख दिया, बाय मिस्टेक। एवरीबडी विल गेट दैट सैलरी इंक्रीज, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हो, और उनके हमें कुछ लोकल गवर्नमेंट्स की वो बढ़ानी पड़ेगी, और हमने उसके लिए प्रोविज़न रखी है। और मैंने मिनिस्टर साहब को कहा भी हुआ है, हमने ये पहले एक एक्सरसाइज की थी, शोरो साहब बैठे हैं उस वक्त के, हमने हर काउंसिल में जाके कहा था कि सैलरीज प्रोटेक्ट करनी है, जो भी है, ओवर एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, जो अब किसी को नौकरी से निकालना हमें कभी आया नहीं, जिसने भी गलत किया हो, सही किया हो, हम उसको कंटिन्यू करते हैं, और लेकिन काम लेते हैं उनसे। तो मैंने कहा कि उनको हमने प्रोटेक्ट करना था। हमने वो एक्सरसाइज 2017-18 में की थी। अब मैंने नासिर शाह साहब को कहा है कि वो एक्सरसाइज जल्दी करें। अच्छा, एक बात कही थी आपने, वो बड़ी किताब खोड़ो साहिबा की, हमीदा खोड़ो साहिबा की, 3 करोड़। ओ भाई, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, अल्लाह करे कि मेरे 7 के शहरी कराची से ज़्यादा टैक्स दें, इसलिए कि कमाई इतनी, टैक्स आपके इनकम टैक्सेस हैं, आपके सेल्स टैक्स है, आप जो चीज़ खरीदते हैं, बाइंग पावर, अगर मैं 7 में इतना खरीद सकूं मात्र, तो मैं ज़्यादा टैक्स दूंगा। बिफोर, एट दैट टाइम, इन द 30s, 35, 36, what is now rural Sindh was far more wealthier than urban Sindh. That is why they paid more taxes. हम चाहते हैं, और इधर बड़ी अजीब बात है, एक तरफ ये कहते हैं कि टैक्स तुम कैसे लोगे, फेडरल गवर्नमेंट इतना बढ़ा रही है, तुम बढ़ाओ। कंवर साहब कहते हैं टैक्स और किससे लोगे, सब तो ले चुके हो। तो हमने बड़ी सोच समझ के, जो मैंने बजट स्पीच अपने कही थी, हमने टैक्सेस नहीं, नए टैक्सेस नहीं लगाए, और पुराने जो कुछ टैक्सेस है, कॉटन फीस हो गई, और क्या था, 3 एक टैक्सेस थे जिन पे आईटी के ऊपर हमने न्यू एंट्रेंस पे टैक्स कम कर दिया है, और एंटरटेनमेंट टैक्स ख़त्म कर दिया। ये कुछ रिलीफ लोगों को दिया है, कॉटन फीस मैंने बता दिया। तो ये इशू है, दैट इज़ द रीज़न। और मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला से कि सक्खर, लाड़कानो, हैदराबाद,
नवाबशाह, आपका शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, सेवन, ये कराची के बराबर का टैक्स दें, ताकि हम इतना कमाएं उधर के लोग, ताकि वो उतना टैक्स दें। अपॉर्चुनिटीज़ कराची में, कराची को ठीक है बहुत, इधर ये बात हुई ना, मैं बहुत लंबी स्पीच कर दूँगा फिर, कि आप और लोन्स ले रहे हैं कराची के लिए, इधर बड़ी बातें हुई, खैर लोगों ने क्लियर तो किया है काफ़ी मेरे मेंबर्स ने, कि कोई कहता है 10 अरब रुपए रखें, कोई कहता है पता नहीं 18 अरब रुपए रखें, टोटल गेट दैट, हाँ ये चीज़ रह गई है, टोटल कराची के लिए अगले साल के लिए जो टारगेट है, मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह करे हम पूरा कर सके, पूरी कोशिश हमारी होती। देखिए कौन चाहेगा, मैं शहर में पैदा हुआ हूँ, मैं शहर में पला बढ़ा हूँ, मैंने पढ़ा इधर से, मैं क्यों चाहूँगा, और मैंने बड़ी कोशिश की है। मैं है जाम खान या सारे दोस्त इसके शाहिद हैं कि मैं इनके साथ निकलता था ना कि यार ये रोड, तो मैं सारे को पता था यार, इधर मैंने पढ़ता था, इधर मैं बचपन में क्रिकेट खेलने जाता था, इधर जो है मेरा फलाना दोस्त रहता था, इसलिए ये रास्ते मुझे पता है पूरी अब तो खैर बहुत बढ़ गई है, मैं नहीं क्लेम करूँगा कि और ज़्यादा बढ़, लेकिन वो सारे जहाँ मैं जाता था वो कहते थे यार आप, मैंने इनसे कहा कि यार एक रोड बनाना है जो एल्फिंस्टन स्ट्रीट और फिर गार्डन से जाके पूरा घूम के आता, मैंने कहा ये रोड बनाना है यार, अपने बना दिया। और मैंने इनको बताने लगा यार इधर से मैं पेट्रोल भराते थे गाड़ी में, यार कहते यार आप जहाँ जहाँ आप रहते थे वही बनवा रहे सिर्फ, लेकिन मैंने पूरा कराची घूमा, एक एक चप्पा जानता हूँ। इधर काफ़ी लोग बात करते हैं, खैर कराची के लिए हमारी जो एडीपी में स्कीम्स हैं, टोटल एलोकेशन वो 122 अरब रुपए है, डिस्ट्रिक्ट एडीपी में 5 अरब रुपए हैं, फेडरल पीएसडीपी में 6.1 अरब रुपया, पीपीपी प्रोजेक्ट्स में 26.375 बिलियन रुपीज़ है। और मैं जो कह रहा हूँ ना, पीपीपी और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, इस पर हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो इन्वेस्टमेंट कराची के अंदर चाहिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए, ना फेडरल गवर्नमेंट के पास इतना पैसा, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, हमें जाना पड़ेगा टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर, ताकि हम अच्छे फीजिबल प्रोजेक्ट्स बनाएं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर सके। हमें जाना पड़ेगा टू इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर ग्रांट्स एंड लोन्स, और वो हम कोशिश कर रहे हैं। और ये अल्लाह ताला का शुक्र हुआ है कि सर टाइम हो गया, अभी लपेटते हैं ठीक है। नहीं, एलोकेशन, टोटल एलोकेशन 122, जिसमें 40 अरब उसके भी शामिल हैं आपके एफपीए की, ठीक है, दे दूंगा, आप ले लीजिएगा, इसमें सारी डिटेल भी है क्या है ना, अभी ले लीजिएगा मेरे से। अच्छा एक फाइनल, इधर से आई थी आवाज़ जो आज सुबह जब कह रहे थे, जब कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे नाइंसाफ़ी हुई, तो बड़े बैठे बैठे अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं यही कह सकता हूँ, मेरे से सीनियर हैं, बैठे बैठे बोल रहे थे कि अब ले लो ना, अब ले लो ना, तो भाई हमने ले लिया। कराची के लिए स्कीम्स प्राइम मिनिस्टर से अलग ली हैं, आप सबको पता है 20 अरब रुपए के 4 के लिए एलोकेशन है, 3 अरब रुपए की साइट की स्कीम्स है। हमने 4 रोड, जो मैंने कहा ना पिछले 95 में से एक स्कीम थी, 4 रोड की स्कीम्स, 4 एक है और 6-7 और 11-12 नई स्कीम्स इस साल रोड की हैं। 4 है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है, और इसमें बड़े अच्छे रोड्स हैं। एक टंडो अलायार से टंडो आदम ड्यूल कैरेज वे, एक से डबल रोड है, उसको ड्यूल करने के लिए हमारा मुंड चमड़ाव से सालेपट तक डेजर्ट से होता हुआ एक रोड है, वो हमने फेडरल गवर्नमेंट से कराया है। एक रोड है मेहरान हाईवे जो है नवाबशाह से लेके रानीपुर तक, वो हमने 2 लेन बनाई हुई है, उस पर ट्रैफिक कितनी है, वो पैरेलल रोड है नेशनल हाईवे के, उसको ड्यूलाइज कर रहे हैं, उसके लिए वो स्कीम रखी है। और चौथी स्कीम है एक रोडी से लेके उबाड़ो तक पीछे से होते हुए
जो रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे, ये 4 स्कीम्स हमने लिए हैं उनसे। हमने 3 स्कीम्स इरिगेशन में लिए हैं उनसे, जो पहले ये मैंने आपको बताया ना। तो यस, वी हैव मैनेज्ड, अल्लाह ताला अब ज़रूर हमें इन पर, और ये स्कीम्स हमने CDWP इनकी करा दी है, यहाँ से PDWP करके भेजी थी, पिछली गवर्नमेंट्स को भी भेजते थे, वो कुछ नहीं, बिल्कुल जिनके के साथ सौतेली माँ का सलूक करते थे। मैं इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ कि अभी आज हमने अभी काफ़ी और चीज़ें हमने करनी है। एक चीज़ ये भी रह गई, एक किलो ने कहा था ना, ये इमरान खान ने पता नहीं कितनी नौकरियाँ दी थी। मैं ये आपको बताऊँ, ये मेरे पास नंबर्स हैं पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 के, सिवाय सूबा सिंध के बाकी सारे सूबों में और पाकिस्तान में एज ए होल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। सूबा पंजाब में 2013-14 में 6.4% थी ओवर अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ के 6.8% हो गई। बलूचिस्तान में 4 से बढ़ के 4.3, KPK में 8.4 से बढ़ के 8.8, पाकिस्तान एज ए होल 6% से बढ़ के 6.3%, और सिंध में 4.2% से कम होके 3.9% हो गई। इस वक्त सिंध की अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे मुल्क में सबसे कम है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, ये टोटल जो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कराची बिल्कुल हमारा बड़ा शहर उसमें, और हमने इंशाल्लाह ताला कराची के लिए कहीं से भी पैसे जमा करके हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी तबाही हुई है उसको हमने ठीक करना। और मैं आप सब दोस्तों को हमारे साथ मिलकर करें, जहाँ हम गलती कर रहे हैं हमें बताएं कि ये गलत। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से वो कोशिश करें कि कोई बड़े प्रोजेक्ट से, वो 1.1 ट्रिलियन की बात करते हैं, किसी दिन बताऊंगा आपको वो किस्सा भी उसका। आज जैसे मैं मैडम स्पीकर, बिकॉज टाइम हमने 12 बजे से पहले ख़त्म करना और फिर अगले दिन में हमने अपना कार्रवाई जारी रखनी है, तो मैं तकरीर ख़त्म करने से पहले सबसे पहले आपकी असम्बली के स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 5 घंटे आज बड़े तहम्मुल से, पता नहीं कैसे बर्दाश्त थी, इसलिए बर्दाश्त, वो उनके अपने लोग सर पकड़ रहे थे बैठे हुए। वो आपके हौसले को सलाम। सारे मेंबर्स, चाहे वो ट्रेजरी साइड पे हो चाहे अपोजिशन साइड के जो मेंबर्स बैठे हैं, या जो नाम मुझे सबके आते हैं यार खैर मैं नाम नहीं लेता इसलिए टाइम कम है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आज नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी और दिन इंशाल्लाह डिटेल में लूँगा, इसलिए कि वी नीड टू फिनिश। फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनका भी बड़ा रोल रहा है इस बजट की प्रिपरेशन के दौरान। वो सारे लाइन डिपार्टमेंट्स जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वर्क्स एंड सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सबके साथ डिटेल मीटिंग्स करके हमने कोशिश की है कि एक बेहतर बजट लाएं। ये अनाउंसमेंट ऑनरेरियम की मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर थोड़ा सोच के, इसलिए कि हमारे पैसे जो है ना इस वक्त हमारी बहुत हालत ऐसी नहीं है, हमने अगले साल देखते हैं, बट मैं करूँगा, कोई अच्छा अनाउंसमेंट मैं खुद ही कर दूँगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। वैसे तो अभी बहुत सारी चीज़ें और रहती थी, लेकिन ये सारा टाइम भाई ले गए, अल्लाह ताला इनको मुबारक करे। इसलिए कि मुझे जैसे मैंने कहा कि 10 साल से तो ये बजट करो, मेरा ये ख्याल है, आई डोंट नो इफ़ यू हैव दी स्टेटिस्टिक्स और नॉट, मेरा ये ख्याल है कि जब से पाकिस्तान बना है या जब से सिंध असेंबली बनी है, शायद मुराद अली शाह सबसे ज़्यादा बोला है इस असेंबली में पाकिस्तान। मुझे हो सकता है रॉन्ग, बिकॉज के किसी ने 10 साल बजट नहीं दिया, और ज़्यादा आदमी बजट के दौरान ही तकारीर करता है, और इवन अदरवाइज चीफ मिनिस्टर में। बट मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये एजाज़ बख्शा है कि मैं अपने सूबे की, अपने मुल्क के लोगों की जो मेरी बेहतरीन सलाहियत है उसको लाते हुए मैं खिदमत कर सकूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।